Hello friends, welcome to my channel COVID-19 tutorials by Advocate ममता कौड़ा। आज हम लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एसेंशियल क्या है कि दैट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। जिसे ए बी के चाइल्ड को प्रॉमिस करता है कि मैं आपके चाइल्ड को मेंटेन करूंगा और बी प्रॉमिस करता है उनको 1000 रुपीज एनुअली देने के लिए। ये क्या हो गया, दोनों के बीच में प्रॉमिस जो है वो वैलिड है और लॉफुल कंसिडरेशन के लिए है। अब कई कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड, कुछ ऐसा हम काम करें विच डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। थर्ड है फ्रॉडुलेंट। फोर्थ है अगर किसी की पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजर करने के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो। फिफ्थ है कोर्ट रिगार्ड्स एज इट इमोरल। सिक्स्थ, कोर्ट रिगार्ड्स एज इट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हम पहला पढ़ेंगे फॉरबिडन बाय लॉ। When something is forbidden by law, an agreement to do that is unlawful. An agreement to do what has been prohibited by Indian Penal Code or by some other law cannot be enforced. जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ मनी बी को देने के लिए कि वो कोई क्राइम करे या टॉर्ट्स करे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में अनलॉफुल है, इसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। एक केस में एसएल फर्नांडिस वर्सेस एम फर्नांडिस का केस था। प्लेंटिफ था जो वो ऑनर होता है सेल ऑफ लिकर एंड आल्सो रनिंग अ बार, और उसके पास लाइसेंस होता है। वो डिफेंडेंट को कहता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको अपना सारा बिजनेस एंट्रस्ट करने के लिए और इंक्लूडिंग द रनिंग ऑफ बार फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ ईयरली पेमेंट। इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, फुल जो कंट्रोल था बिजनेस का वो डिफेंडेंट को दे दिया रादर देन मियर द मैनेजमेंट ऑफ द सेम। तो बी के पास कोई लाइसेंस नहीं था इसको चलाने के लिए। और लॉ क्या कहता है, अगर आपको लिकर का कोई सेल या कोई बार चलानी है तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, एग्रीमेंट बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ विल कॉन्ट्राविन सेक्शन 23 एंड देयरफॉर द प्लेंटिफ कुड नॉट रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम द डिफेंडेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ if the object or consideration of an agreement is of such a nature that if it is permitted it would defeat the provisions of any law, such an agreement is void. इसे राम सेवक वर्सेस रामचरण का केस था। पार्टीज एग्री करती हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और एग्रीमेंट में क्या कहते हैं कि ये करती हैं कि हम कुछ पार्ट जो बिजनेस है कहा वो एक्टिवली कंसील करेंगे, क्योंकि और अकाउंट बुक्स में भी कुछ कंसीलमेंट होगी। वो क्या करने के लिए कि ताकि इनकम टैक्स और सेल टैक्स को इन्वेड कर सके। ये जो जब बाद में एक पार्टनर दूसरे के ऊपर केस करता है फॉर अकाउंट्स या रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए, तो हिज एक्शन वाज डिसमिस्ड एज इट वाज हेल्ड दैट एग्रीमेंट वाज एम्ड एट डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज। इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी और सेम वाज नॉट एनफोर्सेबल। एक और केस है अब्दुल फिरोज खान नबीब वर्सेस हुसैनी बी का। इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक मोहम्मदन लॉ के मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें ये एग्रीमेंट होती है कि जो वाइफ होती है डिफेंडेंट वो शादी के बाद अपने पेरेंट्स के घर में रहेगी। तो इसमें एक आप डिफीट कर रहे हो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, तो वो क्या होता है, दोनों के बीच में शादी होती है और वो जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स के पास रहना शुरू कर देती है। उसके बाद प्लेंटिफ जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको कंजुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का उसके ऊपर केस करता है। तो बी क्या कंटेंशन लेती है, वो कहती है कि हमारे बीच में तो पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि मैं इससे अलग रहूंगी, पर द एग्रीमेंट बिफोर मैरिज परमिटिंग द वाइफ टू लिव सेपरेटली वाज वॉइड इन लॉ एंड द प्लेंटिफ वाज ग्रांटेड द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। थर्ड क्या है, फ्रॉडुलेंट पर्पस।
If the consideration or object of an agreement is to commit fraud, the agreement is void. जैसे A, B, C तीनों मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम कुछ फ्रॉड कमिट करेंगे और उसका जो गेन होगा वो हम आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये जो एग्रीमेंट है वो इट इज एक्वायर्ड बाय फ्रॉड, और ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है। एक एग्रीमेंट अगर हम एक दूसरे के साथ करते हैं कि हम compete नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, या हम जो ऑक्शन सेल में है हम एक दूसरे को आउटबिड नहीं करेंगे, तो ये जो है ये फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट नहीं है दो पार्टीज के बीच में। एक जयराम वर्सेस कान्हाराम का केस था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश का था, उन्होंने टिम्बर के लिए कुछ टेंडर्स इनवाइट किए। ए और बी ने कहा कि हम आपस में compete नहीं करेंगे, तो ए ने क्या करा, जो टेंडर था वो बी से ज्यादा अमाउंट का भर दिया। बी ने कहा अगर मेरा टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं आपको 15,000 इसके कंसिडरेशन दूंगा। तो उसके लिए वो उसको एक पोस्ट डेटेड चेक भी दे देते हैं ए को। बाद में बी का जो टेंडर है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ए बी को स्यू करते हैं, उसका जो उन्होंने 15,000 चेक दिया था उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, क्योंकि बी ने इस चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दी थी। तो ये कहा गया कि ये एक दूसरे को उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया है। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज वाज हेल्ड टू बी वैलिड एंड बाइंडिंग, क्योंकि उन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो उन्होंने कुछ फ्रॉड करा ही नहीं है, तो उनका जो ऑब्जेक्ट था इट कुड नॉट बी कंसिडर्ड बी फ्रॉडुलेंट, और वो वैलिड था। वो उससे अपने 15,000 रुपीज वो ले सकते हैं। If the object of an agreement is to manage to procure a contract for one party which would otherwise be refused, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। एक मनीराम वर्सेस पुरुषोत्तम लाल का केस था। ए को पता था कि रेलवे कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, पर जो रेलवे कंपनी है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। उसने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें बी अपनी एप्लीकेशन रेलवे कंपनी को देगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बाद में फिर ए कहता कि जब तेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ए शैल सर्व एज द रियल कॉन्ट्रैक्टर, तो बी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ए ब्रॉट एन एक्शन टू पुट हिज क्लेम एज द रियल कॉन्ट्रैक्टर। इट वाज हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज टू कमिट फ्रॉड, और इसलिए ये जो विद द रेलवे कंपनी, तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट था वो वॉइड था। फोर्थ है एग्रीमेंट इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर। If the consideration or object of an agreement is to cause an injury to the person or the property of another, the agreement is unlawful, therefore is void. जैसे एक बंदा बोरो करता है किसी से पैसे, जो बंदा उसको पैसे देता है वो उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा देता है कि जब तक आप मेरा सारा पैसा उसकी रीपेमेंट नहीं करते तो आप मैनुअल लेबर करोगे, या एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, या स्लेवरी करोगे। ये क्या है, एग्रीमेंट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और किसी की प्रॉपर्टी या पर्सन को इंजर करने के लिए है, इसलिए ये वॉइड है। एक जेएमटी अलॉयज लिमिटेड वर्सेस बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस था। इसमें बोर्ड को लगा कि इलेक्ट्रिक मीटर को टेम्पर किया गया है, उन्होंने प्यूनेटिव बिल रेज कर दिया। एप्लेंट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इसको कि इसकी सप्लाई को एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी जो सप्लायर है वो मोनोपोली है उनकी, और कोई इलेक्ट्रिसिटी वहां पे सप्लाई नहीं करता। तो इस वजह से अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल कंज्यूमर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं ये जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट से दे दूंगा। जो पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि हेल्ड द एग्रीमेंट टू पे बाय इंस्टॉलमेंट वाज सेड टू बी वॉइड।
अगर हम एग्रीमेंट करते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए रादर देन टू कॉज हार्म टू अनदर, द एग्रीमेंट इज लॉफुल। अगर हम किसी ऑक्शन में कहते हैं कि हमने हायर बिड नहीं लगानी, कम बिड लगाओ ताकि ये जो नॉकडाउन है गुड्स की वो एट ए लोअर प्राइस पे हो जाए, सच एन एग्रीमेंट डज नॉट बिकम अनलॉफुल merely because of the fact that government is the seller of the goods and the government would suffer loss by such an agreement। आपस में उनका एग्रीमेंट तो कोई अनलॉफुल नहीं है। या हम जैसे टेंडर भरते हैं, हम कह देते हैं कि हम दोनों आपस में compete नहीं करेंगे, एक ज्यादा का टेंडर भर लेगा एक कम का टेंडर भर लेगा, तो इसमें कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। फिफ्थ है इमोरल, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज रिगार्डेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इमोरल, तो इस एग्रीमेंट को अनलॉफुल माना जाता है और इस अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड है। एक कोई लैंडलॉर्ड अपना हाउस जो है वो रेंट पे देता है वहां पे ब्रॉथल चलाने के लिए, वो इसका रेंट कभी भी रिकवर नहीं कर सकता। या आप किसी को लोन देते हो कि ताकि उसने ब्रॉथल में जाना है प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए, वो भी अनलॉफुल है, तो ये लोन आप रिकवर नहीं करा सकते हो। या किसी को लोन देते हो किसी प्रोस्टिट्यूट को ताकि वो अपना ट्रेड को कैरी ऑन कर सके, या उसको कोई ऑर्नामेंट्स आप उधारे देते हो ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, ये सब जो चीजें हैं वे अनलॉफुल है और मनी और ऑर्नामेंट जो आपने दिए हैं कैन नॉट बी रिकवर्ड। एक बाई विजी वर्सेस नानसा नागर का केस था। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को पैसे दिए, वो एक मैरिड वुमन थी कि ताकि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सके, और जो प्लेंटिफ कहता फिर मैं तेरे साथ इसकी भी शादी कर लूंगा, ये जो एग्रीमेंट था वो इमोरल था। प्लेंटिफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन सो एडवांस्ड। Opposed to public policy, if the court regards that the consideration or object of an agreement as opposed to public policy, तो वो agreement void होता है। ये है an act which is injurious to the interest of the society is against public policy। ये कौन कौन से हैं जो public policy के खिलाफ हैं? जैसे फर्स्ट है agreement to stifle prosecution, second agreement of maintenance and temporality, third trading agreement with an enemy, fourth marriage brokerage contract, fifth agreement tending to injure the public service। अब पहला क्या है? एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन। एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन हैज बीन रिगार्डेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसका पर्पस हमारे जो क्रिमिनल लॉ का है पर्पस है कि जो आप गिल्टी पर्सन है उसको आप पनिश करना है। अगर आप किसी गिल्टी पर्सन को बचाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप जो लॉ का ऑब्जेक्ट है उसी को ही फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। कुछ माइनर ऑफेंसेस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, वो उसमें कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, पर कई ऐसे केसेस होते हैं विच आर नॉन कंपाउंडेबल, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। उसमें कई बार जैसे आप पैसे लेके उसमें गिल्टी को बचाने की कोशिश करते हो, इट मीन्स आप ब्राइबली है, तो ये इट इज अगेंस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट यू शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ अ फेलनी। इसका सेकंड है एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड टेम्पैरिटी। Maintenance consists in aiding a person in civil proceedings by providing financial or other assistance without any lawful justification। आप किसी को पैसे देते हो या असिस्ट करते हो उसकी जो सिविल प्रोसीडिंग्स में है, आपका कोई उसमें लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जो दी गई मेंटेनेंस है ये वॉइड है, इसको आप अनलॉफुल है, इसको आप रिकवर नहीं करवा सकते हो। एक टेम्पैरिटी भी इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेंटेनेंस। किसी भी बंदे को आप असिस्ट करते हो चाहे फाइनेंशियली या अदरवाइज, ताकि जो इस प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको कोई गेन हो उसमें आप अपना शेयर मांगते हो, एंड इट इज विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, इट इज ऑल्सो अनलॉफुल। अब थर्ड क्या है? ट्रेडिंग एग्रीमेंट विद एन एनिमी। जैसे आपके देश का किसी और देश के साथ कोई वॉर छिड़ गई, अगर वहां के सब्जेक्ट के साथ आप कोई ट्रेड करते हो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और वो वॉइड है।
अब फोर्थ क्या है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्केट में ब्रोकर्स बैठे होते हैं, दो पार्टीज को मिला देते हैं जिनकी मैरिजेबल एज होती है, फिर उसमें से कुछ उनको कंसिडरेशन दी जाती है। अगर वो दोनों पार्टीज, जैसे उनके पास वैसे तो चॉइसेस होती हैं, वो ये नहीं है कि दो ही पार्टीज को मिलाते हैं, काफी सारी पार्टीज को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, फिर उनकी चॉइस होती है जिसके साथ मर्जी वो शादी सेटल हो जाती है उनकी। पर ये जो ब्रोकरेज है, बाद में अगर ये ब्रोकर क्लेम करता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। फिफ्थ क्या है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू इंजर द पब्लिक सर्विस। एन एग्रीमेंट टू बाय, सेल और प्रिक्योर अ पब्लिक ऑफिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये अनलॉफुल है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स के साथ क्या होता है, पब्लिक लाइफ को आप करप्ट कर रहे हो, और जो प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्संस हैं किसी ऑफिस के लिए, उसकी सिलेक्शन में आप इंटरफेयर कर रहे हो, इसलिए ये वॉइड है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।